नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए लेवल 2 का पेपर और लेवल 1 पेपर हेतु महत्वपूर्ण 30 प्रश्न मनोविज्ञान के लेकर आया हूं और यहां पर आपके मनोविज्ञान का ये पेपर नंबर 61 है। तो इसके पहले 60 पेपर आपके पूरे हो चुके हैं साइकोलॉजी के। जुलाई के लिए स्पेशल तैयारी अगर आपको करनी है, आप निश्चित रूप से पात्रता एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके हिंदी हो, चाहे आपके साइकोलॉजी हो, चाहे आपके टीचिंग मेथड हो, चाहे राजस्थान जीके हो, सभी सब्जेक्टों की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं साथियों। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि आपका स्कोर 30 में से कितना रहता है। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आपके, गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार आपको बताना है, संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, नियम अधिगम संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करता है, श्रृंखला अधिगम विभेद का अनुगमन करता है और नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। तो जो कथन आपको यहाँ पर सही लग रहा है कि भाई ये रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सही कथन है, वो आपको बताना है साथियों। देखो, रॉबर्ट एम गेने के द्वारा सीखने का एक सिद्धांत दिया गया था। तो इस सिद्धांत में इन्होंने सीखने के अलग अलग प्रकारों को व्यवस्थित क्रम में जमाया था साथियों। जैसे संकेत अधिगम बताया था, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम बताया था, संप्रत्य अधिगम बताया था, नियम अधिगम बताया था, आपके समस्या समाधान अधिगम बताया था, गुणन अधिगम, इस प्रकार अनेक 8 प्रकार इन्होंने बताए थे साथियों। तो उसके अनुसार गेने का ये मानना था कि जो नियम अधिगम है साथियों, ये संप्रत्य अधिगम का अनुगमन करता है। विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके, ज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं। अनुदेशन तकनीकी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, व्यवहार तकनीकी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, शिक्षण तकनीकी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं या अभिकर्मित अनुदेशन तकनीकी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो, सुना होगा आपने 3H के बारे में, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, ये जो उद्देश्य होते हैं साथियों, इन तीनों ही उद्देश्यों को हम किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षण तकनीकी के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षण तकनीकी के द्वारा आप ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, भावात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और क्रियात्मक उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हो। तो दूसरे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपके, सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार, आपको सिफेलोकोडल के अनुसार बताना है। तो पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथों, पैरों का विकास होता है। दूसरा विकल्प है, पहले धड़, हाथों और पैरों का, फिर सिर के भाग का विकास होता है। तीसरा है, संपूर्ण शरीर का समान विकास होता है और चौथा है, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर। तो साथियों, सुना होगा नाम सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ये जो विकास के जो ये संप्रत्य हैं, तो जो सिफेलोकोडल है इसके अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति के पहले सिर का विकास होता है साथियों और फिर धीरे धीरे विकास नीचे की ओर बढ़ता जाता है, जैसे धड़ का विकास, हाथों का विकास, पैरों का विकास इत्यादि। तो विकल्प आपके 1 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है आपके साथियों, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? विपरीत लिंगीय प्रेम भावना का अभाव होता है, कल्पना शक्ति का अभाव होता है, संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है और सामाजिक सेवा की भावना का अभाव होता है। तो जो किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो आपको प्रश्न संख्या 4 में देखना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? अगर हम देखें मनोवैज्ञानिक विशेषता को, तो यहाँ पर अभाव की बात की जा रही है चारों ही विकल्प में साथियों। विपरीत लिंगीय प्रेम भावना का अभाव नहीं होता है, क्योंकि किशोरावस्था में तो विपरीत लिंग के प्रति प्रेम भावना विकसित होती है, ज़्यादा पाई जाती है। कल्पना शक्ति का भी अभाव नहीं होता है, क्योंकि कल्पना शक्ति किशोरावस्था में अत्यधिक मात्रा में होती है। संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। बिल्कुल सही कथन है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास जो होता है उसके कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। किसमें? किशोरावस्था में।
तो विकल्प आपके 3 प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। देखो चौथा विकल्प कह रहा है कि सामाजिक सेवा की भावना का अभाव। तो सामाजिक सेवा की भावना तो किशोरों में पाई जाती है साथियों, इसलिए ओनली थर्ड विकल्प ही चौथे प्रश्न में सही है। तो नेक्स्ट 5वां प्रश्न, निम्न में से क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं, उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है और रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। तो जो खोज प्रशिक्षण प्रतिमान है इसके अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से किसको सम्मिलित नहीं करेंगे साथियों? सही आंसर देख लेते हैं। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान में बालक खोज के माध्यम से सीखता है जिसमें उत्सुकता भी पाई जाती है, बालक समस्या समाधान भी करता है, एक कोई भी प्रभाव उत्पन्न होता है उसके अनेक कारण हो सकते हैं, और संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है साथियों, पूर्णतः निश्चित नहीं होता है। अर्थात ये तीनों विकल्प तो खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है ये कथन गलत है, क्योंकि जो रटना है ये संपूर्ण ज्ञान का आधार नहीं होता है साथियों, समझना होता है ना। विकल्प ए जो 4 है आपके 5वें प्रश्न में, ये सही आंसर होगा आपके, ये खोज प्रशिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो 6वां प्रश्न है, छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है। व्यवहारात्मक उपागम की, रचनात्मक उपागम की, अभिप्रेरणात्मक उपागम की और क्रियाविधि उपागम की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे होते हैं सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं साथियों, ऐसी अवधारणा कौन सा उपागम देता है? तो देखो क्रियाविधि उपागम क्रिया पर आधारित होता है, अभिप्रेरणात्मक उपागम अभिप्रेरणा पर आधारित होता है, लेकिन रचनात्मक उपागम कहता है कि बालक जो सीखता है वो खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करके सीखता है। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। तो आपके 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? समाज में प्रचलित अन्याय, निर्योग्यता, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण और सांप्रदायिक तनाव। तो देखो व्यक्ति जो कुसमायोजित होता है, वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, तो वो जो कुसमायोजित व्यक्ति है उसका जो सामाजिक कारण दिए गए विकल्पों में नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 7 में करना है साथियों। देखो समाज में प्रचलित अन्याय है, अगर समाज में अन्याय प्रचलित है तो ये भी वहाँ पर व्यक्ति कुसमायोजित होगा और वो भी कुसमायोजन का सामाजिक कारण है साथियों। लेकिन जो निर्योग्यता है, निर्योग्यता सामाजिक कारण नहीं है, बल्कि अगर व्यक्ति खुद ही योग्य नहीं है समायोजन करने में तो वहाँ पर वो उसका वैयक्तिक कारण है साथियों। कौन सा कारण है ये? उसका व्यक्तिगत कारण है, ये सामाजिक कारण नहीं है। 7वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो आपके 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, संवेग स्थायी होते हैं, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है और संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको संवेगों की प्रकृति के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है। जो कथन सही है, सत्य कथन का चुनाव करना है। जो कथन सही है उसका चुनाव करना है प्रश्न नंबर 8 में। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। देखो पहला विकल्प क्या कह रहा है कि संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है अलग अलग बालकों के लिए। जी नहीं, संवेगों का अर्थ तो एक ही होता है कि क्रोध सभी में एक जैसा आता है, भय सभी को एक जैसा लगता है। तो ये आपका आंसर नहीं है। संवेग स्थायी नहीं होते कि किसी को क्रोध आ गया तो वो हमेशा ही क्रोध में रहेगा, संवेग स्थायी नहीं होता है साथियों। संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है और संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नियंत्रित कर सकते हो ये अर्थात पहला, दूसरा, चौथा जो कथन है ये गलत है। सही कथन क्या है? संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यदि बच्चों को आप सिखाओगे तो संवेगों को जिस प्रकार से उनको अभिव्यक्त करना है कि क्रोध आने पर कितना क्रोध प्रकट करना है, भय उत्पन्न होने पर भय को किस प्रकार निपटाना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को आप सिखा सकते हो। तो तीसरा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न,
ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो देखो ब्लूम का जो वर्गीकरण है उद्देश्यों का, ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं, भावात्मक उद्देश्य बताए हैं और क्रियात्मक उद्देश्य मतलब मनोगत्यात्मक उद्देश्य भी बताए हैं, लेकिन सामाजिक जैसा कोई उद्देश्य ब्लूम के द्वारा नहीं बताया गया है साथियों। तो 9वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुकरण, रूपण, विलोपन और सहज पुनः प्राप्ति। तो प्रश्न संख्या 10 में जो सही आंसर है, जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। साथियों इसमें विलोपन भी होता है, सहज पुनः प्राप्ति भी होती है और रूपण भी होता है, लेकिन सामाजिक अनुकरण तो ये तो बंडूरा वाला सिद्धांत हो गया साथियों। तो विकल्प 1 आपके जो है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं होगा। 10वें में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा और जॉन ड्यूवी के द्वारा। तो यहाँ पर जो उपरोक्त कथन बताया गया है, जो परिभाषा बताई गई है, वो किसके द्वारा दी गई है? 11वें प्रश्न में सही आंसर है साथियों, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, ये जॉन ड्यूवी ने बताया है। किसने बताया है? जॉन ड्यूवी ने। देखो करके सीखने की विचारधारा भी किसकी है? जॉन ड्यूवी की है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने और जेबी वॉटसन ने। साथियों यहाँ पर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि आप जाओगे लॉरेंस कोहलबर्ग पर, लेकिन यह आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है जीन पियाजे। अब आप कहोगे कि जीन पियाजे का तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर नैतिक विकास सिद्धांत की बात की जाती है तो जीन पियाजे ने ही सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था साथियों, और बाद में नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिया है, जिसमें यहाँ पर कोहलबर्ग के द्वारा नैतिकता के ऊपर अधिक कार्य किया गया, सुव्यवस्थित तरीके से कार्य किया गया, इसलिए नैतिक विकास का जो जनक है वो कोहलबर्ग को कहा जाता है, न कि पियाजे को। बट यहाँ आंसर क्या रहेगा? पियाजे। सेकंड विकल्प 12वें में सही है। अगर नॉर्मली पूछे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो कोहलबर्ग को आपको सही करना है साथियों। तो चलिए 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्न में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया? संरक्षण का नियम, स्वकेंद्रण, तार्किक क्षमता और खोज त्रुटि। तो देखो यहाँ पर जीन पियाजे ने एक प्रयोग किया था 3 पर्वत समस्या। साथियों ये जो 3 पर्वत संबंधी जो समस्या, ये प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। जीन पियाजे ने स्वकेंद्रण की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए ये प्रयोग किया था। स्वकेंद्रण मतलब खुद पर जो बालक केंद्रित होता है उसको समझाने के लिए। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। आपके 14वां प्रश्न देख लेते हैं। हेंज दुविधा किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से और बंडूरा के निरीक्षणात्मक सिद्धांत से। तो देखो हेंज दुविधा जो सिद्धांत है यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। साथियों हेंज नामक एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी बीमार हो जाती है। अब उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि उस पत्नी को सही करने के लिए वो दवाई ला सके। अब वहाँ पर वो दवाई उसके पास पैसे नहीं होते खरीदने के, तो जिस दुकान पर वो दवाई उपलब्ध होती है वो उसकी चोरी करने की सोचता है साथियों। तो इस प्रकार इसकी एक स्टोरी भी है जिसको हेंज दुविधा के अंतर्गत कहा जाता है। तो ये कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वां प्रश्न है, देखना, सिर उठाना, बैठना तथा चलना किस प्रकार के सीखने का उदाहरण है? गामक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम और सभी। तो
तो देखो, देखना, सिर उठाना, बैठना और चलना, ये तो ज्ञानात्मक अधिगम में नहीं आएगा। बैठना चलना ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, तो ये गलत, तो ये भी गलत। अब संवेदनात्मक या गामक, तो साथियों बच्चा देख रहा है, सिर उठा रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, साथियों ये चीज़ें हमारे गामक विकास से संबंधित है, अतः ये गामक अधिगम के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? गामक अधिगम के अंतर्गत। तो 15वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है यही सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण और लेबलिंग न करना। तो देखो, जो बालक मंद गति से सीखते हैं, मंद गति से सीखते हैं तो या तो मंद बुद्धि रहेंगे या पिछड़े बालक रहेंगे साथियों। उन बालकों के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है, कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए उनको, ताकि उनकी कमियां दूर किया जा सके। प्रतियोगिता भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साथियों यहाँ पर मंद गति से जो सीखने वाले बालक है, प्रतियोगिता उनमें रखोगे तो हीन भावना उत्पन्न होगी। लेबलिंग भी नहीं करनी चाहिए कि इस बालक को कुछ नहीं आता है, ये मंद बुद्धि बालक है, ये पिछड़ा बालक है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन जो त्वरण वाला विकल्प है तीसरा, त्वरण, ये मंद गति के बालकों के लिए नहीं होता है, बल्कि त्वरण वाला जो विकल्प है ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अब त्वरण क्या होता है तो इसको भी समझ लीजिए साथियों। त्वरण का अर्थ होता है, जैसे कोई बालक कक्षा 3 में पढ़ता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको लगता है कि यार ये 3 के नहीं, ये तो 4 में नहीं या फिर 5 में जाना चाहिए, ये तो इस प्रकार ये त्वरण कहलाता है। डायरेक्टली उसको बिना कक्षा पढ़ाए ही आगे की कक्षा में भेजना। आपके थर्ड विकल्प 16वें पृष्ठ में सही है। ये मंद गति वाले बालकों के लिए नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली वाले बालकों के लिए होता है। तो नेक्स्ट 17वें पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। तो जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है उसका चयन कीजिए। बता दूं साथियों आपको कि 5 जून को आपके मेगा टेस्ट लिया जा रहा है, पूरे 150 प्रश्नों का 5 जून को आएगा। लेवल 2 के लिए, SST वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, संस्कृत सभी सब्जेक्ट है ना, और लेवल 1 के लिए भी साथियों, सब दोनों लेवल के लिए 150 प्रश्न आपको उस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो उस टेस्ट के लिए मेहनत की जा रही है बहुत ज़्यादा, आप भी अपना पूरा सहयोग जरूर करें साथियों। अगर हम देखें व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, जिसको शॉर्ट में CAT इसको कहा जाता है, WAT इसको कहा जाता है, SCT इसको कहा जाता है, ये तीनों ही व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। लेकिन जो मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची है साथियों, ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में सम्मिलित नहीं होती है। विकल्प 4 आपके 17वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 110 अंक अर्जित करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना और उच्च श्रेणी के प्राप्तांक प्राप्त करना। तो जो उच्च बुद्धि का संकेत सर्वश्रेष्ठ आपको प्रश्न नंबर 18 में लग रहा है उसका चयन कीजिए साथियों। देखो, दिए गए विकल्पों में से ये तीनों चीज़ें रटने पर आधारित हो सकती है, लेकिन तीसरा जो विकल्प है कि हमने कोई गलती कर दी। अब यदि किसी कार्य के पश्चात हमने कोई गलती कर दी, पृष्ठ पोषण हमें मिल गया कि आपको ऐसे नहीं इस प्रकार से कार्य करना चाहिए था, तो पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं, अगर हम उसको गलती को दोबारा नहीं दोहराते हैं तो वो एक उच्च बुद्धि का संकेत है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प तीसरा है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं। तो जो विकास के बारे में सही कथन है
उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 19 में करना है साथियों। तो देखते हैं विकल्पों को। अनुवांशिकी का परिणाम है, सही बात है। यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, गलत है साथियों। संचयी प्रक्रिया है, सही है। विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं, गलत है ये भी, क्योंकि विभिन्न पक्षी है अंतर संबंधित। तो देखो पहला या तीसरा, तो साथियों तीसरा विकल्प ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि विकास सिर्फ अनुवांशिकी का ही नहीं बल्कि वातावरण का भी परिणाम होता है। तो विकल्प नंबर 3 एक संचयी प्रक्रिया विकास को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। 19वें में थर्ड विकल्प सही है साथियों। तो प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाओ और लंबी कविता अतिशीघ्र याद करना। तो जो टोरेंस का सृजनात्मकता मापन का परीक्षण है उसमें कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? 20वें प्रश्न में सही आंसर बताओ साथियों। इसमें देखो चित्र निर्माण भी करवाया जाता है, पूछो और अनुमान लगाओ वाले प्रश्न भी दिए जाता है, सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग भी यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन लंबी कविता अतिशीघ्र याद करना ये टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में नहीं आता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? पुरस्कार, भूख, प्रोत्साहन और दंड। देखो साथियों एक तो जन्मजात अभिप्रेरक होता है और एक अभिप्रेरक का प्रकार है अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात जो जन्म से पाया जाता है तो यहाँ पर पुरस्कार, प्रोत्साहन और दंड ये अर्जित अभिप्रेरकों में शामिल रहेंगे और जो आपके भूख है ये जन्मजात अभिप्रेरक में शामिल रहेगी। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 22, बच्चों में शारीरिक स्वास्थ्य एवं सांवेगिक स्वास्थ्य का कोई आपसी संबंध नहीं है। प्रथम विकल्प, की भूमिका नगण्य है। दूसरा विकल्प, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा विकल्प, और की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा विकल्प। तो प्रश्न संख्या 22 में कौन सा विकल्प सही करोगे साथियों? जो बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य होता है, जो सांवेगिक स्वास्थ्य होता है, क्या इनका कोई संबंध नहीं होता है? बिल्कुल संबंध होता है, गलत बात है। की भूमिका नगण्य नहीं होती है बल्कि साथियों महत्वपूर्ण होती है, ये भी गलत है। का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। अगर शारीरिक और सांवेगिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात चौथा विकल्प सही है कि बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं सांवेगिक स्वास्थ्य जो है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक के विकास में। 22वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपके सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा वीडियो को और कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। आपके 5 जून के जो मेगा टेस्ट है 5 जून का बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग वो टेस्ट बनाया जा रहा है। तो चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। क्रोध का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? प्रतिकर्षण से, युयुत्सा से, शरणागत से और पलायन से। तो देखो जो क्रोध का संवेग होता है साथियों, जब हमारे अंदर क्रोध नामक संवेग उत्पन्न होता है तो हम कौन सी मूल प्रवृत्ति अपनाते हैं? युयुत्सा की, मतलब हमारे अंदर लड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। जबकि भय नामक जो संवेग उत्पन्न होता है उससे हमारे अंदर पलायन की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर युयुत्सा वाला विकल्प दूसरा आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। आपके 24वां प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो विकल्पों को देखिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो पहला विकल्प की विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना। दूसरा विकल्प अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुलझाना। तीसरा विकल्प छात्रों को अपने मनोभावों एवं अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित करने हेतु सहायता देना। और चौथा कोई नहीं। तो कोई नहीं को हम यहाँ से हटा देते हैं साथियों। 3 विकल्प आपके सामने बच रहे हैं। जो अर्थपूर्ण अधिगम है इसमें से परिभाषित नहीं कर सकते हो। किस विकल्प में परिभाषित नहीं कर सकते हो अर्थपूर्ण अधिगम को? साथियों राइट आंसर है इसका पहला, विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को भी यदि आप अपनाते हो तो भी उसको आप अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कह सकते हो, क्योंकि विविधता सभी जगह पाई जाती है साथियों। आप विविधता की उपेक्षा नहीं कर सकते हो। विकल्प आपका 1 24वें प्रश्न में सही रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है आपके, निम्न में से विकास का सही सिद्धांत कौन सा नहीं है? सातत्य का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत और विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। तो जो विकास का सही सिद्धांत नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 25 में करना है। तो बताओ प्रश्न नंबर 25 में कौन सा विकल्प आप सही करोगे। साथियों अगर हम देखें तो सातत्य विकास का सिद्धांत भी होता है, वैयक्तिक भिन्नता का भी सिद्धांत होता है कि एक साथ जन्म लेने वाले दो बालकों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। साथियों पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत भी होता है, लेकिन जो चौथे विकल्प में दे रखा है कि विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत, ऐसा विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि विकास का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य गलत है, सामान्य से विशिष्ट सही है। साथियों चौथा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो 26वां प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में और शैशवावस्था में। साथियों संवेगात्मक विकास में जिस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। 26वें प्रश्न में राइट आंसर थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर एक तो किशोरावस्था और एक शैशवावस्था पे आप आके अटक गए होंगे कि कौन सा सही करें, क्योंकि साथियों संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक परिवर्तन शैशवावस्था में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक शिशु होता है जब उसको किसी चीज़ की चोट लगती है साथियों तो वो रोने लग जाता है, और आप तुरंत ही उसी समय वो रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसी समय कोई चीज़ अच्छी बता दो जो एक तरह से उसको अच्छी लगती है, साथियों वो रोना बंद कर देगा। तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से परिवर्तन संवेगों में शैशवावस्था में होता है, इसलिए हम जाएंगे विकल्प नंबर 4 पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न, समाकृति किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीववाद, अहम केंद्रवाद, विलोपन और स्कीमा। तो इनमें से समाकृति का एक और अन्य नाम किस विकल्प में दे रखा है, उस विकल्प का आपको 27वें प्रश्न में चयन करना है। साथियों समाकृति को स्कीमा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? स्कीमा के नाम से। तो फोर्थ विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। देखो स्कीमा या समाकृति का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान की संरचना का निर्माण होता है वही स्कीमा या समाकृति कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट 28वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ फोर्थ विकल्प आपके सही रहेगा। 28वां प्रश्न है साथियों आपके, एक शिशु में जन्म के समय संवेग होता है, प्रेम नामक, क्रोध नामक, भय नामक और उत्तेजना। तो साथियों जब शिशु का जन्म होता है उसमें इनमें से कौन सा संवेग पाया जाता है? प्रश्न नंबर 28 में सही आंसर दीजिए। देखो जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है साथियों, बल्कि उसमें उत्तेजना पाई जाती है और उसकी जो समस्त क्रियाएं होती है वो किस पर आधारित होती है? उत्तेजना पर आधारित होती है। तो फोर्थ विकल्प आपके 28 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। इसके बाद में अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो 29वां प्रश्न है, स्वतः पुनः प्राप्ति का संबंध है, अधिगम से है, अनुबंधन से है, अंतर्दृष्टि से है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए। जो स्वतः पुनः प्राप्ति है साथियों इसका संबंध किससे होता है? अधिगम से, अंतर्दृष्टि से या अनुबंधन से? तो 29वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। आपके स्वतः पुनः प्राप्ति का संबंध अनुबंधन से होता है। जब अनुबंधन का विलोप हो जाता है और दोबारा अनुबंधन की प्राप्ति होती है तो अनुबंधित उद्दीपक आने पर, तो वही क्या कहलाता है? स्वतः पुनः प्राप्ति। सेकंड विकल्प आपके 29वें में सही है साथियों। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किसकी डायरी का भाग होती है? शिशुओं की, बालकों की, किशोरों की और प्रौढ़ों की। 30वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। जो व्यक्तिगत दंत कथाएं हैं ये साथियों किशोरों की डायरी का भाग होती है, मतलब किशोरों में सर्वाधिक व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रचलित होती है।
थर्ड विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। तो इस प्रकार आपके साइकोलॉजी का ये पेपर नंबर 61 भी कंप्लीट होता है। अब आपके 39 टेस्ट आना और बाकी है साथियों साइकोलॉजी के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।